हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मित्रों, आज जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो हमारे भारतीय देश के कल्चर से संबंधित है। और ये जो वीडियो है, जो आज टॉपिक मैंने लिया है, वो टॉपिक मैंने ये लिया है कि भारत मेरा विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था क्या? यानी कि भारत कभी विश्व गुरु था? यदि था तो कैसे था? ये हम आज चर्चा करेंगे आपके सामने। और दूसरा मेरा ये है, क्या आज भारत विश्व के गुरु के रूप में जाना जाता है? और तीसरी पॉइंट ये है, क्या भारत को विश्व गुरु के रूप में बनाया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? यदि नहीं तो कैसे? फिर से एक बात सुनिए, क्या भारत कभी विश्व गुरु था तो कैसे? और दूसरी बात, भारत विश्व गुरु बना तो कैसे बना? क्या आज मेरा भारत विश्व गुरु है तो कैसे है? क्या भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है तो कैसे बनाया जा सकता है? यदि नहीं बन सकता है तो क्यों नहीं बन सकता है? तो इन मुख्य रूप से जो 4 बिंदुओं पर मुझे चर्चा करनी है विश्व गुरु के संदर्भ में, तो उसके पीछे तर्क देना होगा। जी हाँ, बिना तर्क के इन बातों को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए मित्रों, इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, पहले चीज़ का आंसर, कि भारत विश्व गुरु था। पहले हमारा भारत विश्व गुरु था। और ये भी है कि हमारे भारत में विश्व गुरु बनने की काबिलियत भी थी और आज भी है। लेकिन चूँकि भारत पर वैश्वीकरण के प्रभाव से न केवल आधुनिकीकरण आया, बल्कि पश्चिमीकरण का भी प्रभाव भारत पर पड़ा, जिससे भारत दिन प्रतिदिन पश्चिमीकरण देशों की एक कॉपी बनती चली जा रही है। और इस वजह से भारत विश्व गुरु बनने की जो प्रेरणा है वो खोती चली जा रही है। तो वो कैसे मित्र और कैसे था, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सारे पॉइंटों को आंसर पाने के लिए आपको 2-3 बातों को ध्यान देना होगा। जैसे एक बात तो ये आपको ध्यान देना होगा कि आखिर में मेरा भारत विश्व गुरु बना कैसे? तो भारत मेरा विश्व गुरु कैसे बना? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी संस्कृति होती है, जो संस्कृति होती है, एक्चुअली में ये संस्कृति है क्या? ये संस्कृति आप ऐसे समझिए कि जो हमारे भारत के महान आत्माओं के विचार हैं, वही हमारी संस्कृति है। और उन्हीं से हम सभ्यता को जन्म दिए। लेकिन जो ये महान आत्माओं की विचारधारा हैं, ये आई कहाँ से आई? तो ये प्रकृति से आई। कहाँ से आई? प्रकृति से आई। ये प्रकृति यानी कि भारत की प्रकृति से आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सभ्यता है वह भारतीय प्रकृति की एक कॉपी थी। और इस कॉपी को एक अगुआ के रूप में काम कौन किया? संस्कृति। और ये संस्कृति किससे मिलकर बनी हुई है? तो ये भारत के महान आत्माओं की विचारधाराओं से मिलकर बनी हुई है। आखिर भारत की प्रकृति में ऐसा क्या था जिससे कि इतने महान आत्माओं के विचार हमारे भारत देश में देखने को मिलते हैं? तो वो ये है कि अगर आप पूरे विश्व के जलवायु की बात करेंगे तो मेरा मानना है कि पूरे विश्व में लगभग 11 प्रकार की जलवायु है। जबकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत में 15 प्रकार की प्रादेशिक क्षेत्र पाए जाते हैं। यानी कि एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया में जितने प्रकार की जलवायु पाए जाते हैं वो केवल मेरे भारत में पाए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि यहाँ प्रकृति से सीखने की प्रेरणा हमारे भारतीय लोगों को ज़्यादा मिली, और जिससे यहाँ के लोगों में संस्कृति का विकास हुआ, और यही संस्कृति एक सभ्यता को जन्म दिया। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो इसी का परिणाम ये हुआ कि प्राचीन काल में हमारे भारत के लोगों ने प्रकृति से बहुत कुछ सीखते हुए ज्ञानों का संग्रह किया, और उसी ज्ञानों के संग्रह के माध्यम से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व कला एवं संस्कृति का क्या किया? विकास किया, और उसको ग्रंथों में संकलन भी किया। जिससे आगे चलकर अगर देखें तो विभिन्न प्रकार के यहाँ पर भारत पे विदेशी आक्रमण हुए, और उन आक्रमणकारियों ने हमारे भारत के ग्रंथों को क्या किया? कॉपी, मैक्सिमम कॉपी उन लोगों ने किया, और उस कॉपी करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपने भाषा में अनुवाद किया और
एक सभ्यता का विकास किया। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनकी संस्कृति से ज़्यादा हमारे भारतीय देश के संस्कृति में बहुत ज़्यादा वो सारी विचारधाराएं थी जिससे विश्व के तमाम प्रकार के देशों ने प्रेरणा लिया। और प्रेरणा लिया तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत एक विश्व गुरु था। ठीक है। अगर आप देखेंगे प्राचीन काल में, अगर मौर्योत्तर काल के दरमियान देखेंगे या मौर्य वंश में देखेंगे तो भारत एक अखंड भारत था। और आप एक समय ये भी देखिए कि भारत कभी विश्व के सभी देशों में बहुत धनी देश के रूप में माना जाता था। तो आखिर में ऐसा क्या हुआ कि हमारा भारत देश धीरे धीरे विश्व गुरु की श्रेणी से पीछे होता चला गया। अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो आज हम भारत को एक विश्व गुरु के रूप में नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि विश्व गुरु का मतलब ये होता है कि हमारे निर्देशों, हमारे आचरणों की दुनिया कॉपी करें। लेकिन आज हम दुनिया के तमाम ऐसे विकसित देश हैं जिनकी हम कॉपी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आज के डेट में विश्व गुरु नहीं हैं, बल्कि आज की डेट में कोई विकसित देश विश्व गुरु है। क्यों? क्योंकि हम उनकी विचारधाराओं की, उनकी टेक्नोलॉजी की कॉपी कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमारी विश्व गुरु की प्रासंगिकता क्या हो गई? खत्म हो गई है। तो इस चीज़ को पर विचार करते हुए हमको ये विचार करना है कि हम अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से कैसे वापस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको फिर से एक नए सिरे से विचार करना होगा, प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें सीखनी होगी। और दूसरी चीज़, जो हमारे इतिहास में महान विचारकों या महान आत्माओं की जो विचारधाराएं गुम हो चुकी हैं, उनको मुझे खंगालना है। और खंगाल कर फिर उन पर मुझे क्या करना है? विचार करना है। और फिर से मुझे एक नए सिरे से शुरुआत करनी है। तभी हम विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या ये इतना आसान है? तो शायद नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों पर ज़्यादातर पश्चिमी देशों का प्रभाव पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने प्रकृति से सीखने को बजाय उनकी संस्कृति की विचारधाराओं को सीख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ये पश्चिमीकरण की विचारधारा हमारे भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ज़्यादा घातक होने वाली है। तो ये हमारे देश के सामने या विश्व गुरु बनने के सामने ढेर सारी चुनौतियाँ हैं। जब तक इन चुनौतियों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक हम विश्व गुरु के रूप में आगे नहीं आ सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो मुझे लगता है कि हमारी बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन एक बातें आपको कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश कर रही होगी कि आखिर में हमारे भारत की प्रकृति में ऐसा क्या था कि जो मुझे विश्व गुरु की प्रेरणा दी। आखिर में ऐसा क्या है कि हमारी जो संस्कृति है ये विश्व गुरु के लिए क्या काम की? प्रेरणा का काम की। ठीक है। संस्कृति का मतलब क्या? संस्कृति मतलब महान आत्माओं की विचारधाराएं जो प्रकृति और सभ्यता के बीच के रूप में कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। तो मैं प्रकृति से, अपने भारत की क्लाइमेट से, जो 15 प्रकार की प्राकृतिक एरिया हैं, उनसे प्रेरणा लेना बंद कर दिया है। ठीक है। उनसे प्रेरणा लेना बंद कर दिया गया है। और मैं अपने भारतीय इतिहास के जो महान आत्माओं की विचारधाराएं हैं उसको खंगालने की पूरी तरीके से कोशिश नहीं कर रहे हैं, जिसकी आज के डेट में बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हम विश्व के गुरु के रूप में अग्रणी कभी नहीं खड़ा हो सकते हैं। और दूसरी तरफ जिस तरीके से पश्चिमीकरण की विचारधाराएं भारत देश को अपने चपेट में ले रही हैं, ये भारत देश की संस्कृति के लिए न केवल खतरा है बल्कि आने वाले भविष्य के लिए भी खतरा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।